ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चला है 100 खबरें फटाफट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर हैथकॉन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत दोनों ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले कि हमारे देशों ने युवाओं पर भरोसा जताया है, इस कारण आज वो नई तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि हैथकॉन में नई तकनीक के दम पर कई समस्याओं का हल मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के युवा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नई राह दिखा सकते हैं। योग गुरु रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस की नई दवा लॉन्च की। पतंजलि का दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। रामदेव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। रामदेव ने कहा कि पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। उन्होंने दावा किया कि आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार किया है। इसके अलावा उन्होंने पतंजलि की इस दवा के रिसर्च पेपर्स भी जारी किए। कोरोना की दवा लॉन्च करने के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि जब हमने कोरोनिल के जरिए लाखों लोगों को जीवनदान देने का काम किया तो कई लोगों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की रिसर्च पर ज्यादा शक किया जाता है। किसान आंदोलन के समर्थन में टूल किट मामले को लेकर दिशा रवि की गिरफ्तारी पर देश में कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो क्या उसकी उम्र पूछनी चाहिए। शाह ने कहा कि ये नया तरीका निकाल लिया है। जेंडर, प्रोफेशन और उम्र के आधार पर एफआईआर तय होगी या गुनाह के आधार पर। आपको बता दें कि टूल किट मामले में दिशा रवि पुलिस कस्टडी में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे मामले में कई लोगों का नाम भी सामने आया है। इसके अलावा इस केस में खालिस्तानी संगठनों का भी नाम जुड़ चुका है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 86वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। कृषि कानूनों के खिलाफ गुरुवार को हिसार में किसान महापंचायत हुई। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान हजारों लोगों ने शिरकत की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को वहम है कि किसान तो फसल काटने के लिए गांव चला जाएगा, लेकिन सरकार इस वहम में ना रहे। टिकैत बोले कि किसान को चाहे अपनी खरीफ फसलों को आग लगानी होगी, एक फसल की कुर्बानी देनी होगी, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान फसलों को आग लगा देगा, लेकिन सरकार को एक भी दाना फसल नहीं देगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने बीते दिन देश भर में रेल रोको अभियान चलाया, जिसके तहत जगह जगह रेल रोक कर विरोध जाहिर किया गया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ अभियान शाम 4 बजे तक चला। महाराष्ट्र में कोविड-19 को देखते हुए स्थानीय नगर निगम ने सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की। महाराष्ट्र में करीब 75 दिनों बाद एक दिन में 5000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। ऐसे में बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती दिखाने का फैसला किया है। मास्क पर सख्ती, इमारतों को सील कर देने के अलावा सरकार ने अमरावती और युवतमाल में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अमरावती में शनिवार से सोमवार तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अब भी ज्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी। खासकर लोकल और ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों की जांच के लिए 300 मार्शल की तैनाती की गई है। शहर में रोजाना 25,000 बिना मास्क वालों पर कार्रवाई का लक्ष्य रखा गया है। ईंधन की आसमान छूती कीमतों के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 11वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। 31 पैसे की बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर के पार चला गया, जबकि डीजल 33 पैसे चढ़कर 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता की अगर बात की जाए तो पेट्रोल 51 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं चेन्नई में ईंधन की कीमतों में तेजी के बाद पेट्रोल 92 रुपए प्रति लीटर के ऊपर जा पहुंचा है।
ईंधन की दरों में बढ़ोतरी के बीच मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा पहुंच चुका है। भारी मात्रा में टैक्स वसूली के चलते देश में पेट्रोल और डीजल के आसमान छू रहे हैं दाम। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग राज्य में होने की चेतावनी दी है। पटोले ने इन दोनों एक्टरों पर महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाया है। नाना पटोले ने कहा, ये दोनों एक्टर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के समय बहुत ट्वीट करते थे, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के आम दाम भी लगातार आसमान छू रहे, इन दोनों ने चुप्पी साध रखी है। चमोली जिले के तपोवन में हाइड्रो प्रोजेक्ट की मुख्य टनल से अब तक 13 लोगों के शव मिल चुके हैं। वहीं आपदा में लापता व्यक्तियों में से 62 शव और 28 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 34 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। तपोवन टनल से मलबा और कीचड़ हटाए जाने का काम अब भी जारी है। कुछ लोगों के अब भी टनल में फंसे होने की आशंका है। वहीं गांव में संपर्क टूटने के बाद आईटीबीपी ने वहां राहत कैंप लगाए हैं और लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक साथ 2 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई। बड़गाम जिले के बीरवाह में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ अल्ताफ अहमद शहीद हो गए। वहीं एक जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरा एनकाउंटर शोपियां जिले में बड़ी गाम इलाके में सामने आया, जहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ तो आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। हालांकि तीनों आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। कम होते तनाव के बीच चीन ने पहली बार माना है कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे। चीन के पिछले साल जून में हुई खूनी झड़प के दौरान मारे गए 5 सैनिकों की जानकारी साझा की गई है। आपको बता दें, इन खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन गलवान घाटी में मारे गए PALA सैनिकों का आंकड़ा काफी कम बता रहा है। बीते दिनों नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने बताया कि गलवान घाटी की झड़प के बाद 50 चीनी सैनिकों को वाहनों के जरिए ले जाया गया था। गौरतलब है कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, लेकिन चीन ने इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया था। उन्नाव में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजी की हालत अभी नाजुक है। अब बुआ और भतीजी के शरीर में मिले जहर को लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। SOG की 10 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही युवतियों के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ लगातार जारी है। युवतियों के परिजनों ने CBI की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मामला उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र का है, जहां बुआ और भतीजी खेत में दुपट्टे से बंधी पड़ी मिली। तीनों खेत से चारा लेने गई थी। 2 लड़कियों की मौत हो गई थी, जबकि तीसरी की हालत अभी भी गंभीर है। इस बीच घटना पर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला और दोषियों पर कार्रवाई की मांग के साथ साथ ही जिंदा बची लड़की को दिल्ली एम्स में भर्ती कराने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस दौरान महंगाई को लेकर नारेबाजी भी की। यूपी लोक सेवा आयोग ने UPPSC 2019 का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया। UPPSC 2019 में मथुरा के विशाल रासवत ने टॉप किया है। प्रयागराज के युगांतर त्रिपाठी ने दूसरा, लखनऊ की पूनम गौतम ने तीसरा स्थान हासिल किया। गोमती रिवर प्रोजेक्ट मामले में CBI ने लखनऊ की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें से कार्यकारी अभियंता रूप सिंह यादव, JE राजकुमार यादव को आरोपी बनाया गया है। वहीं CBI के आरोप पत्र में 2 निजी कंपनी के निदेशक भी आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट में चार्जशीट दायर कर
सीबीआई ने बताया कि आरोप था कि गोमती नगर रिवर फ्रंट के तट को बनाने और सौंदर्यीकरण करने में अनियमितता की है। कांग्रेस के सोशल मीडिया से जुड़ने के सबसे बड़े अभियान की यूपी में शुरुआत हुई। यूपी कांग्रेस की सोशल मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने अमेठी में इसका शुभारंभ किया। पंखुड़ी पाठक ने बातचीत में बताया कि भाजपा का कांग्रेस मुक्ति भारत का सपना पूरा ना हुआ और ना ही हो पाएगा, लेकिन वो इस विचारधारा को खत्म करने के लिए पूरा अपनी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में युद्ध कांग्रेस ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। झांसी के बीच चौराहे पर युवा कांग्रेस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ न केवल नारेबाजी की। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल शाहजहांपुर पहुंची और पीड़ितों से बातचीत करने की बात की। आपको बता दें कि रायबरेली में अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी लगातार की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ शहर कोतवाल अतुल सिंह ने नोटिस चस्पा कर मकान को कुर्क कराया। एसपी ने बताया कि कुर्क की कई गई संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में थाना क्षेत्र में युवक की पराली में लिपटा शव मिलने से एक गांव में सनसनी फैल गई। वहीं शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि परिजनों ने बीते दिनों युवक की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन केस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल पंचकुला की ईडी कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समन जारी किया। कोर्ट की तरफ से हुड्डा समेत सभी 22 आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। ईडी ने कुछ दिन की चार्जशीट में मामले की दाखिल किया था। वहीं समन जारी होने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं उस परिवार से हूं जो अंग्रेजों से भी नहीं डरता। साथ ही हुड्डा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। अभय ने कहा कि शराब घोटाले में भी एसआईटी को एसईटी में बदल दिया था। एसईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभय चौटाला बोली कि जहरीली शराब कांड में कई अधिकारी दोषी हैं, इनमें से मंत्रियों की भी मिलीभगत है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच कराने में लीपापोती की कोशिश की गई। इनेलो नेता ने कहा कि फैक्ट्री से बिना लाइसेंस की शराब निकाली गई और बिना लाइसेंस की शराब और अवैध रूप से बेची गई। गृह मंत्री को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभय चौटाला के साथ ही आरोप लगाया कि सीएम के सामने प्रदेश में लूट हो रही है। इनेलो को लेकर उन्होंने कहा कि इनेलो में पुराने नेताओं की वापसी हो रही है। पूर्व विधायक जसवीर संधू के बेटे वापस आए हैं। गगन संधू की इनेलो में वापसी हुई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दीपेंद्र हुड्डा ने पुंडरी के गांव भाणा में मृतक किसान बलदेव सिंह के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन किसानों ने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए शहादत दी है। इसलिए ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शहीदों के परिवारों को कभी अकेला ना छोड़े। हम सब पूरी मजबूती के साथ इन परिवारों के साथ खड़े हैं। अंबाला में हुई नगर निगम की मीटिंग में कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जिसके बाद अंबाला की मेयर शक्ति रानी ने हरियाणा जन चेतना पार्टी के 8 पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में नदारद होने पर पार्षदों ने कमिश्नर के खिलाफ सख्त सरकार से कार्रवाई की मांग भी की। नगर निगम कमिश्नर के बैठक में न आने और निगम का बजट न पास होने पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दुख जताया और कहा कि हाउस और जनता के हित में नहीं है।
रेवाड़ी के डहीना इलाके से पुलिस की बर्बरता सामने आई है, जहां शहीद स्मारक के पास बस शेल्टर बनाने को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे परिवार से पुलिस ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोनीपत सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल आंदोलन में शामिल किसानों की मौत के बाद अस्पताल के शवगृह में मृतक किसान का शव रखा गया था, जिसे चूहों ने कुतर दिया। चूहों ने शव आंख और पैर को कुतर दिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं, जिससे गुरुग्राम में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ने से उनका महीने का बजट गड़बड़ा चुका है। करनाल के NDRI में स्थित पशुधन अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक पशुओं पर कई तरह से प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलते वातावरण के बीच पशुओं में किस तरह के बदलाव आते हैं। भिवानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में एक 28 साल के युवक की मौत हो गई। मामला हालूवास गांव का है, जहां दो बाइक की आपस में टक्कर होने से यह हादसा हुआ, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। टोहाना में दो अज्ञात बाइक सवारों ने गोयल फ्लोर मिल के मुनीम पर जानलेवा हमला किया और 2,60,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट चुकी है। धर्मशाला में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, CM जयराम ठाकुर और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। JP नड्डा ने इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 को लेकर आदेश भी दिए। JP नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक सारी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, लेकिन बीजेपी में पार्टी ही परिवार है। JP नड्डा ने कहा कि अटल रोहतांग टनल बनने से प्रदेश के साथ ही सेना को भी बड़ा लाभ मिला है। नड्डा ने साथ ही सरकार को कई योजनाएं और परियोजनाओं का जिक्र करते हुए विकास के बारे में कहा कि ये हमारा कर्तव्य है। हिमाचल प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की सरगर्मियां भी तेज होने लगी है। इस बीच प्रदेश में तीसरे दल यानी कि आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार सदस्य सलीम मोहम्मद ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। सलीम मोहम्मद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी पार्टियों ने हमेशा लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया। इसी के चलते अब प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मजबूत करने के लिए कई लोगों को साथ जोड़ा जा रहा है। सलीम मोहम्मद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन लोगों का विकास नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली मॉडल हिमाचल में भी लागू होगा। कुल्लू में जिला सरकार संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां जिला सहकारिता के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ठाकुर ने सरकार के हथकरघा उद्योग के विकास पर ध्यान देने की बात कही। सत्य प्रकाश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार अगर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करती तो लाखों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने साथ ही बुनकरों के लिए बजट में विशेष प्रावधान की भी मांग की। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 24,52,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, तो वहीं 8 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि करीब 10,000 से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 24 घंटे में 96 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9,63 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 1,56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,37,000 से ज्यादा हो चुका है, जिनमें से 1,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,02,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इनमें से 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,69,000 के पार हो चुका है। इनमें से 2,65,000 से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 814 लोगों का इलाज अभी भी जारी है।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली भारतीय मूल की प्रेसिडेंट बनी रश्मि सामंत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रश्मि सामंत को ये इस्तीफा नस्लीय टिप्पणी को लेकर खड़े हुए विवाद के चलते देना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज दिखाने के लिए पैसा देने के कानून से भड़के फेसबुक ने सभी समाचार वेबसाइटों को खबरें पोस्ट करने पर बैन लगा दिया है। इस बैन की चपेट में कई आपात सेवाएं भी आ गई है, जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस एक बार फिर से दुनिया सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। बेजोस ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है और ये स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि इसके शेयर्स में गिरावट दर्ज होने की वजह से मस्क पहले पायदान से खिसक कर दूसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। आईपीएल के 14वें संस्करण के लिए चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का जलवा रहा। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। क्रिस मॉरिस ने अब तक 218 टी20 मैच में 151.02 के स्ट्राइक रेट 1774 रन बनाए हैं, साथ ही 270 विकेट भी लिए। इसीलिए राजस्थान रॉयल्स ने मॉरिस को ऑलराउंडर और फिनिशर के तौर पर अपनी टीम में लिया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज फाइल जेमिसन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन के लिए 15 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस गेंदबाज ने नवंबर 2020 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टी20 में डेब्यू किया था। उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपए रखा गया था। वहीं आईपीएल के महंगे खिलाड़ियों की सूची में तीसरे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल रहे। उन्हें 14 करोड़ 25 लाख रुपए में आरसीबी ने खरीदा। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल को बेस प्राइस 2 करोड़ रखा गया था। अब वो विराट की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जाय रिचर्डसन को पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा, तो इस बार वो सबसे महंगे खिलाड़ियों की सूची में चौथे नंबर पर है। जाय रिचर्डसन का बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने मोइन अली को 7 करोड़ रुपए में खरीदा है। आपको बता दें कि मोइन अली को आरसीबी ने रिलीज किया था। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था। तमिलनाडु के ऑलराउंडर शाहरुख खान की आईपीएल में जमकर बोली लगी। 20 लाख की बेस प्राइस वाले शाहरुख खान को किंग्स 11 पंजाब ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे के लिए भी जमकर बोली लगी। 50 लाख की बेस प्राइस वाले शिवम दुबे को राजस्थान रॉयल्स ने 4 करोड़ 40 लाख में खरीदा। अब शिवम दुबे संजू सैमसन की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हुसैन एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी ने उन्होंने एक बार फिर से 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद लिया है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए में बिके। स्मिथ का बेस प्राइस 2 करोड़ लगाया गया था। वहीं जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स और एरोन फिंच जैसे प्लेयर को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम ने तेज गेंदबाज उमेश यादव को शार्दुल ठाकुर की जगह शामिल किया। हालांकि टीम में उमेश की फाइनल एंट्री फिटनेस टेस्ट पर निर्भर होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच अब 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों ही टीम सीरीज पर बढ़त बनाने की कोशिश करेंगी। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है, ताकि बुमराह पर वर्कलोड ज्यादा न पड़े। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत को अगले महीने 5 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलनी है। एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज और शाहिद कपूर की जर्सी का बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश होने वाला है। दरअसल दोनों ही फिल्में इस साल दिवाली पर एक ही दिन रिलीज होगी। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो शेयर किया, जिसमें नेहा अपने पति रोहनप्रीत और भाई के साथ काला चश्मा पहनकर थिरकती हुई दिखाई दी।
एक्टर संदीप नाहर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने दिवंगत एक्टर की पत्नी कंचन शर्मा और सास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने धारा 302 यानी कि आत्महत्या के खिलाफ उकसाने के तहत मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि आत्महत्या करने से पहले संदीप ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बिग बॉस सीजन 13 की फेमस कंटेस्टेंट शहनाज गिल जल्द पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म हौसला रख में नजर आएंगी। आपको बता दें कि फिल्म दिलजीत दोसांझ की प्रोडक्शन कंपनी की ये पहली फिल्म होगी। तो फटाफट की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।